खेती करना जिसका काम है, मेहनत जिसकी पहचान है, दिल में छोटे छोटे अरमान है, वो किसान ही तो भारत की जान है। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम से। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस सप्ताह एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सब लोगों के बीच में, आप लोगों से बात करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, और एक बार फिर एक नए एक्सपर्ट के साथ हम आज हाजिर हैं। आज के एक्सपर्ट्स थोड़े से अलग हैं। आज के एक्सपर्ट किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान का ही काम करते हैं, परंतु किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और इस पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने कुछ खास किया है। तो मुलाकात करते हैं उनसे। इससे पहले लीजिए प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। शहर बसाकर जगह जगह गांव ढूंढते हैं, बड़े ही अजीब लोग हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ की छांव ढूंढते हैं। जी हाँ, पेड़ों को हम लगातार काटते जा रहे हैं। जिस पीढ़ी की ये बात हम कर रहे हैं, जिस पीढ़ी में इस समय हम लोग हैं, हम पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है। वो इल्जाम ये है कि हमसे पहले वाली पीढ़ी हमें एक बहुत ही खूबसूरत पर्यावरण देकर गई थी, बहुत ही खूबसूरत वातावरण देकर गई थी, हरी भरी पृथ्वी देकर गई थी, परंतु हम लोगों ने उस पृथ्वी को वीरान कर दिया। हम लोगों ने पेड़ इतने काटे कि यहां पर इतनी ज्यादा अजीब सी एक स्थिति पैदा हो गई है कि जिसमें जीना मुहाल हो गया। परंतु एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि नागौर से हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्रोफेसर हैं, बलदेवराव मिर्धा जो कॉलेज है उसमें नौकरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समझा कि पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है और उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन रोहिड़ा। क्या है ऑपरेशन रोहिड़ा, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान प्रेम सिंह जी का। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, राम राम साहब। राम राम। प्रेम सिंह जी, क्या है ऑपरेशन रोहिड़ा? ऑपरेशन रोहिड़ा अभियान हमारे बलदेवराव मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर के द्वारा एनसीसी कैडेट्स एवं हम सब साथियों द्वारा मिलकर तैयार किया गया ऐसा कार्यक्रम अनूठा नवाचार है, जिसके माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय, जहां एक मुद्दा है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके साथ हम कैसे ऑपरेशन रोहिड़ा के माध्यम से उनकी जो आय है वो अधिक कर सकते हैं, इसके लिए हमने मंथन किया और एक नया अनूठा प्रोग्राम हमने तैयार किया ऑपरेशन रोहिड़ा के नाम से। और ये वृक्षारोपण का ही कार्यक्रम है, लेकिन पर्यावरण परिवर्तन, और इसके साथ एक अपन ये सोचे कि कैसे अपन उस पर्यावरण में पहुंचे जहां हमारी पीढ़ियां पहले रही है और हम वैसा ही वातावरण आने वाली पीढ़ियों को तैयार करें। इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए, ध्येय रखते हुए ये कार्यक्रम ऑपरेशन रोहिड़ा प्रारंभ किया। जी हाँ, रोहिड़ा एक पेड़ का नाम है, एक ऐसा पेड़ जो कि रेगिस्तान को रोकता है, एक ऐसा पेड़ जो कि कहीं भी उग जाता है, एक ऐसा पेड़ जो कि जिसे कि बहुत ज्यादा सार संभाल की जरूरत नहीं है, एक ऐसा पेड़ जो कि मिट्टी के कटाव को रोकता है, एक ऐसा पेड़ जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है, और सबसे खास बात, एक ऐसा पेड़ जिसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आता है, इमारती लकड़ी इसे कहा जाता है। लेकिन वही पेड़ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। हम आगे बढ़ते गए, शहर बसाते गए, परंतु रोहिड़ा को भूलते चले गए। उसी रोहिड़ा के सुंदर से लाल पुष्प को राज्य पुष्प के नाम से जाना जाता है। परंतु प्रेम सिंह जी ने क्यों रोहिड़ा को ही चुना, आइए जानते हैं उनसे। प्रेम सिंह जी, पर्यावरण को आपको बचाना था, आपको पेड़ लगाने थे, पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले रोहिड़ा को ही क्यों चुना आपने? दरअसल बात यह है कि रोहिड़ा जो है हमारे परिवेश में आसपास पाया जाता है जी, और राज्य सरकार ने इसे 1983 में स्टेट फ्लोर के दर्जा दिया है जी, और संरक्षण करने की अपनी नीतिगत निर्णय लिया जी। तो हम देखते हैं कि ये इमारती लकड़ी के रूप में भी अपने आमतौर पे परिवारजन में हमारी पीढ़ियों ने, दादा ने इस बारे में हमें बताया है, हमने सुना है, और हमारे घर में लकड़ियां, इस दरवाजे वगैरह इसके बने हुए हैं जी। तो ये एक इमारती लकड़ी है जी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब वृक्षारोपण ही करना है अपने को, तो क्यों न अपन रोहिड़े का वृक्षारोपण में प्रयोग करें, रोहिड़े के पौधे लगाएं। इसको पानी की भी सबसे कम आवश्यकता होती है जी। हमारे एक नीति हो रही है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आज जबकि इमारती लकड़ी जो है इसकी उपलब्धता बहुत कम है जी, और निरंतर कमी होती जा रही है। कृषि कार्य जो है मशीन के द्वारा होने के कारण नए पौधे और नई पेड़ जो है अपने खेतों में नहीं लग पा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम सरकारी जमीन और राज्य सरकार के सहयोग से गोचर, अंगोर भूमि में यदि रोहिड़े के पौधे लगाएं तो एक अपन जो कह सकते हैं कि वुड बैंक तैयार हो सकता है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा एक उपहार होगा जी।
कैप्टन प्रेम सिंह बुगासरा, आप पढ़ रहे होंगे नाम कैप्टन प्रेम सिंह बुगासरा। कैप्टन इसलिए क्योंकि ये अपने कॉलेज में एनसीसी जो कैडेट्स होते हैं उनमें संस्कार भरते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। एनसीसी एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत बच्चों को स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही उन्हें एक तरह से आर्मी के चीजें सिखाई जाती है, उन्हें अनुशासन सिखाया जाता है, उन्हें एकता की बातें सिखाई जाती है। उन्हीं एनसीसी कैडेट्स के साथ प्रेम सिंह जी ने ऑपरेशन रोहिड़ा प्रारंभ किया। प्रेम सिंह जी, कहां से हुई शुरुआत, किस दिन से हुई शुरुआत, कैसे आपको लगा कि आपको ये काम करना चाहिए पर्यावरण के लिए? देखिए, हम हमेशा ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है राजस्थान के सरकार के निर्देशानुसार करते ही रहते हैं जी। जब हमारा पिछला 2028 जुलाई में जी 28 जुलाई 2018 को जी हमारे महाविद्यालय में कार्यक्रम वृक्षारोपण का रखा गया। उन्हीं दिनों में हमारे जो बच्चों में हमारा ये भाव आया कि बच्चों को एक ऐसा नवाचार के साथ कार्यक्रम रखना चाहिए जिसमें बच्चों में एक बात जाए, एक ऐसे गुण जाए जिससे अपना जीवन जो है वो अच्छी तरीके से जी सके जी। तो इन्हीं दो बात बच्चों में हो, विद्यार्थियों में हो, संस्कार बने जिम्मेदार जी। इस देवाक्य को ध्यान में रखते हुए हमने एनसीसी के माध्यम से एक वृक्षारोपण के साथ ऑपरेशन रोहिड़ा जिसको नाम दिया और हमने ये कार्यक्रम चालू किया। बच्चों को ये महसूस कराया कि ये पौधा जो है इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप इसके लिए जिम्मेदार हो। और हम मानते हैं कि बच्चों ने बिल्कुल ध्यान रखा है और उसको एहसास हुआ उनको कि हमें पौधा लगाना चाहिए और उसका रख रखाव भी रखना चाहिए। कितने वृक्ष अब तक आप लगा चुके हैं ऑपरेशन रोहिड़ा में? देखिए, हमारा स्टार्टिंग का जो साल था 2018 में जी। उसमें हमने नर्सरी में जब पौधे के लिए ध्यान किया तो हमें महसूस हुआ कि नागौर में हमारे जो राजकीय पौधशाला थी उसमें नर्सरी का पौधा नहीं था जी। तो हमें रोहिड़ा का पौधा नहीं था, रोहिड़ा का पौधा नहीं था। और उसके बाद हमें जाइल जो हमारे से 60 किलोमीटर दूर है उस पौधशाला में हम गए तो हमें रोहिड़े का पौधा वहां उपलब्ध हुआ तो वो 150 करीब संख्या थी जी। तो हमने प्रारंभ किया कि इस पौधे को हम जो है महाविद्यालय में एक गार्डन विकसित करेंगे, एक एरिया डेवलप करेंगे। और क्योंकि मैं एनसीसी का प्रभारी हूँ जी और हमारे में देशभक्ति का भाव कूट कूट के भरा रहता है, हम चाहते हैं कि हमारे जवानों में, बच्चों में भी वो भाव ऐसे ही भरा रहे जी। तो हमने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो गार्डन विकसित किया बलदेव राम मिर्जा उस पर हम आते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँ कितने पेड़ अब तक आप कुल लगा चुके हैं? देखिए, अभी प्रथम साल में हमने 150 के करीब पौध लगाए जी और उसके बाद हमारा प्रयास था कि हम राज्य सरकार के सहयोग से और अधिक पौध तैयार हो, क्योंकि नर्सरी में पौध ही उपलब्ध नहीं है तो हम लगाएंगे कैसे जी। तो हमने दूसरे साल 20,000 पौधे लगाए और इस वर्ष जो है 13,000 पौधे हमने अब तक लगा चुके हैं। मतलब लगभग 21,000 पौधे 30,000 पौधे आप अब तक रोहिड़ा के लगा चुके हैं जी जी। 30,000 पौधे सिर्फ 2 साल में 30,000 पौधे लगाना अपने आप में एक बड़ी बात है। आइए, इससे पहले कि हम एक और इसी प्रकार की शख्सियत से आपको मिलाएं जो कि खुद सरकारी सेवा में है परंतु उसके बावजूद वो भी प्रकृति की प्रेमी हैं, पेड़ लगाती हैं। उनके पास आए उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी बाइट्स, कुछ ऐसी चीजें सुनाते हैं जो आपको बताएंगे कि रोहिड़ा ऑपरेशन से लोग कितने खुश हैं, लोग रोहिड़ा ऑपरेशन से कैसे जुड़े हुए हैं जी। नागौर जिले में डॉक्टर प्रेम सिंह जी बुगासरा द्वारा जुलाई 2018 में शुरू किया गया। इससे पहले हमें केवल किताबों में बस इतना ही पढ़ा। अक्टूबर 1983 में रोहिड़े के पुष्प को राज्य पुष्प घोषित किया। इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं थी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के पश्चात जब हम कॉलेज में आए, एनसीसी ज्वाइन की, तब एनसीसी में एक अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान का नाम ऑपरेशन रोहिड़ा था। ऑपरेशन रोहिड़ा के अभियान के अंतर्गत हमने रोहिड़ा के महत्वपूर्ण तथ्य तथा इसके उद्देश्य के बारे में जाना। ऑपरेशन रोहिड़ा से पहले राज्य भर में रोहिड़ा के वृक्ष हमें कम देखने को मिलते थे, लेकिन डॉक्टर प्रेम सिंह जी बुगासरा की मेहनत व लगन के कारण अब हमें रोहिड़ा के वृक्ष सारे जगह देखने को राज्य में सभी जगह देखने को मिल रहे हैं। अपना गांव में प्रेम सिंह जी बुगासरा रोहिड़ा अभियान शुरू किया। भी लोग जागरूक और आसपास का गाँव में आज 15-20 गाँव में हर किसान 2-4 पौधा लगावे और आज बाजार में एक पौधो लेवा तो 1 रुपये मिले। आने वाले 20-25 साल ने ई रोहिड़े की कीमत 1 लाख तक बढ़ी जाए और पशुओं के चरने भी इनकी पत्ती काम आवे, छिया भी हुए और सब लोग इन अपना लिए तो किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए आने वाले टाइम में।
ये एक बहुत अच्छा अभियान है। इनके मायने सब लोगों ने मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। जितने भी रोहिड़ा के वृक्ष लगे हैं वो बहुत व्यापक रूप में लगे हैं और उन्होंने जो मेहनत की है आज वो रंग ला रही है। और उसी के तहत हमारे गांव पैतृक गांव छापड़ा में उन्होंने एक बगीचा बनाया है रोहिड़ा का, जो आप समकक्ष देख रहे हैं हमारे, और बहुत अच्छा फलीभूत हुआ है। और ग्रामीण लोग इससे बहुत ही मतलब अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं कि आज जो लकड़ी है 25-30 साल बाद सोना बनने वाली है वो आज जिन्होंने लगाई है। और इसी के साथ इन्होंने जो पौधे लगाए हैं वो बढ़िया तरीके से फलीभूत हो रहे हैं। वडेरा काम मानता पहले रोहिड़ा मानता हूँ खिवाड़ होता 100 वर्ष की उम्र होती आगे। अब दूसरी लकड़ी वेद की छुड़ जावे रोहिड़ रियो को नहीं तैयार निकलने रोहिड़ा रोहिड़ा कट जावे तो रोहिड़ा लगाना और बढ़िया रहे। वो अभियान चलियो अभियान के तहत कितना गांव में रोहिड़ा अभियान के तहत काफी रोहिड़ा लग गया मांगे से फायदो है। रोहिड़ा फायदो है। रोहिड़ा लकड़ी काम आवे तो खिवाड़ बनाओ या मांसो बनाओ एक छुड़े को नहीं फ्रास के भैंस हो तो इनको काम आवे रोहिड़े को आगे टाबरा काम आए बार का लगा हुआ जगह। जी हाँ, सुना आपने, रोहिड़ा बहुत काम की चीज है। रोहिड़ा बहुत ही कीमती वृक्ष है जिसकी कीमत हम लोगों ने नहीं जानी और रोहिड़ा धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। परंतु कहते हैं ना कि एक इंसान जब काम करने की सोचता है, प्रेम सिंह बुगासरिया ने वही काम किया। प्रेम सिंह बुगासरिया ने वही काम किया। वो सोच के निकले कि मुझे रोहिड़ा लगाना है, परंतु उन्हें रोहिड़ा के पेड़ नहीं मिले। क्या हो रहा? फिर जब आपको पेड़ नहीं मिले, आपको सिर्फ 150 पेड़ मिले, उसके बाद फिर आपने क्या किया जिससे कि आपको पेड़ लगातार मिलते रहे और आप लगातार लगाकर आप 30,000 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं? नागौर में स्थानीय हमारे वन अधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया जी, और उनके माध्यम से हमारे प्रभारी मंत्री और वन मंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई साहब से हम मिले जी, और इसी तरीके से हमने जो प्रार्थना पत्र दिया जी, वो आवेदन किया, इस संबंध में ध्यान आकृष्ट किया जी, तो धीरे धीरे उन्होंने विभाग के समस्त वन मंडल और जिला वन अधिकारियों को ये निर्देशित किया कि आने वाले समय में रोहिड़े की पौध जो है सभी नर्सरीज में उपलब्ध कराई जाए और किसी जितनी भी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप पौध उपलब्ध कराई जाए। जी, प्रेम सिंह जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि बांसवाड़ा से हैं। डॉक्टर रागिनी शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जय जय किसान में। आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी हाँ, डॉक्टर रागिनी शाह को के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि डॉक्टर रागिनी शाह असल में पेशे से एक चिकित्सक हैं। वो चाहती तो अपने एक्स्ट्रा समय में, जो कि समय बचा हुआ है, उसमें भी वो फीस लेकर मरीजों को देख सकती थी और एक अतिरिक्त आय जुटा सकती थी, परंतु नहीं, उन्होंने उस खाली समय को पर्यावरण के लिए लगाया। उन्होंने शुरुआत की धीरे धीरे एक एक पेड़ लगाने की और उसके बाद वो आगे बढ़ती रही लगातार। और कितने पेड़ लगाए वो उन्हीं से जानते हैं। बांसवाड़ा से रागिनी शाह जी जो है, रागिनी जी, कहाँ से शुरुआत हुई आपके इस मिशन की? आज से 2008 में मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टेड थी, तो वहाँ पे हमारा आसपास में बहुत सारा परिसर खुला हुआ पड़ा था। तो सबसे पहले मुझे विचार आया कि ये खुला परिसर है तो यहाँ पे पेड़ लगाए जाए जी। और सर्वप्रथम मैंने 100 पेड़ लगाए थे परिसर जी। 100 पेड़ आपने लगाए। वो 100 पेड़ आपने अकेले ने अपने सारी सब उसकी सार संभाल आप स्वयं ही करती थी? हाँ, जैसे हमारा स्टाफ था पूरा अस्पताल का जी, तो स्टाफ भी मेरे साथ में मदद करता था मुझे जी। उसके बाद फिर जब परिसर पूरा हो गया तो मुझे लगा कि रोड साइड पे लगाते हैं पौधे। तो जो अस्पताल था उसके सामने का जो रोड था उस रोड साइड पे मैंने पौधे लगाए। लगभग उस समय मैंने 200-300 पेड़ लगाए और वो पौधे भी बहुत अच्छे चलने लग गए। तो आते जाते हुए जो विकास अधिकारी होते हैं तलवाड़ा पंचायत समिति के, उसमें विवेक कछारा जी थे। तो कछारा जी ने देखा कि पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपको आर्थिक रूप से भी तकलीफ आती होगी, तो हम सरकारी योजना के अंतर्गत ही इन पेड़ों की स्वीकृति निकाल देते हैं आपके लिए। तो उसके बाद में फिर नियमित रूप से मुझे नरेगा के अंतर्गत स्वीकृतियां मिलती है जी। अक्सर हम देखते हैं जी 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 बोलिए। शुरू में अपनी पॉकेट से लगाना पड़ता था पैसा, उसके बाद में नरेगा के अंतर्गत स्वीकृति मिलती थी और उससे काम हो जाता था।
जी, शुरू में आपको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता था। प्रेम सिंह जी, आपने भी शुरुआत इसी प्रकार से की कि शुरुआत में आपको भी अपनी मेहनत करनी पड़ी। क्या बात है, अक्सर सरकारी कर्मचारियों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, परंतु आप लोगों ने एक अतिरिक्त जिम्मेदारी साथ में ले ली। प्रेम सिंह जी, देखिए रागिनी जी, एक बार प्रेम सिंह जी से पूछ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। जी प्रेम सिंह जी। हाँ, जिम्मेदारी का एहसास होना अपने आप में एक मानवीय गुण ही है जी। मैं ये मानता हूँ। और क्योंकि हम जिस मानव समाज में रहते हैं, उस समाज के साथ हमारा एक नियत समय है इस धरती पर जी। आने वाली पीढ़ियां जी के चली गई, आने वाली पीढ़ियां यहाँ जिएगी, हमारा टाइम अभी है। तो आने वाली पीढ़ियों को अपन उपहार के रूप में यदि एक स्वच्छ वातावरण देने का प्रयास करें, तो मैं ये सोचता हूँ सबसे बड़ा उनके लिए ये गिफ्ट होगा, उनके लिए देन होगी। इसी मूल विचार को मेरे मन में जो आया और मैंने इस कार्य को प्रारंभ किया। रागिनी जी, यही प्रश्न आपसे। सरकारी कर्मचारी तो अक्सर भागते हैं, जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सारी दुनिया कहती है। लोगों के दिमाग में ये डाउट्स हैं, परंतु आप दोनों लोग उन डाउट्स को दूर कर रहे हैं, उन शंकाओं को दूर कर रहे हैं। आपने कैसे अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने का प्रयास किया, क्यों किया? बहुत शुरू से, बचपन से ही मुझे मन में एक संकल्प था कि एक आदर्श जीवन, एक कोई ऊंचा जीवन जीना है जी। तो उसमें लगता था कि अपन सबसे अच्छा काम यदि है तो एक तो धार्मिक हमारा हो, आध्यात्मिक लक्ष्य हो, और उसके साथ साथ में समाज की सेवा करनी है। तो जब मैं बदरेल में चिकित्सक के रूप में कार्य करती थी, तो उस समय चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेरा नाम काफी चर्चित रहता था जी। और चिकित्सा का कार्य करने के बाद में जो समय बचता था, तो मुझे लगता था कि अपन कुछ और भी गतिविधि चालू करें। तो उस हिसाब से फिर मुझे लगा कि वृक्षारोपण का कार्य सर्वोत्तम है जी। तो तब से फिर मुझे एक मौका मिला काम करने का। और उस समय मैं खुद ही प्रभारी थी, अधिकारी, तो मेरे स्वयं के स्वतंत्र निर्णय हो सकते थे। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य पूरा करने के बाद में फिर दूसरा कार्य भी अपन कर सकते हैं, मेरे पास में समय था। रागिनी जी, कौन कौन से वृक्ष आपने लगाए? छायादार फलों की बात, वृक्षों की बात कर रही हैं, कौन कौन से पेड़ आप अब तक लगा चुकी हैं? नीम, करंज, गुलमोहर, केसियासामा, शीशम, आम, जामुन, कटहल जी। तो फलदार पौधे, रायन, सीताफल, फलदार पौधे भी लगा देते हैं। बर्ड, पीपल भी हमने खूब लगाए हैं जी। और मतलब सभी प्रकार के जो छायादार, फिर पक्षियों का भी ध्यान रखे, जैसे बर्ड पीपल बहुत उपयोगी है, पोल्यूशन के हिसाब से बर्ड पीपल बहुत अच्छे पौधे हैं। चलिए, रोकना चाहूंगा एक बार बीच में, हमारे दर्शक इस समय नागौर से हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार। नमस्कार जी। मदन जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार मदन जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं प्रेम सिंह जी बुगासरा के इस मिशन का स्वागत करता हूँ जी। लेकिन साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि रोहिड़े का जो वृक्ष है, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है राजस्थान सरकार की ओर से जी। तो अब इसके काटने पर तो बैन लगा हुआ है, तो अब किसान जब इसको लगाएगा, नेचुरली है कि इसको लगाने के बाद किसान चाहेगा कि आज से 10 साल 20 साल बाद में जो है इसका घरेलू उपयोग लिया जाए जी। तो फिर काटने की स्वीकृति नहीं है, तो फिर इसका लगाने का फायदा क्या रहेगा, हमें ये बताएं। जी मदन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये राज्य वृक्ष नहीं है, इसका जो पुष्प है उसे राज्य पुष्प कहा गया है। बाकी का जवाब प्रेम सिंह जी आपको बताएंगे। हाँ, क्षमा कीजिए, पुष्प को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, ठीक बात है। दरअसल आज अपनी यही जिम्मेदारी नहीं है कि अपन जो है पौधे से काट के और उसका जो है आर्थिक रूप से उपयोग करें। हम पर्यावरण को जो बदलाव हो रहा है उसको रोकना भी हमारा ध्येय है। तो पौधे लगाने का मकसद जो होता है वो पर्यावरण को रोकना, क्लाइमेट चेंज जो आज विकट मोड पे है, पूरा वर्ल्ड जो है इस बारे में चिंतित है। तो हम हर दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ये एक आज अपन संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि चारों ओर जब रोहिड़ा ही रोहिड़ा होगा तो जरूर सरकार इस पे विचार करेगी कि रोहिड़े का उपयोग अपन इमारती लकड़ी के रूप में एक बार कर लें और कुछ जो है इस घने जंगल को अपन रख सकते हैं। तो इतने ज्यादा लगा दें कि सरकार इसके लिए अपने नियम में भी बदलाव कर दे। तो ये तो इंसान की अपनी कार्य क्षमता ही है जिसके माध्यम से वो नियम बनाता है और नियम
का ज्यादा यदि सदुपयोग और तरीके से करना है तो उसमें बदलाव भी करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि लेकिन इसके अलावा मदन जी मैं आपको एक बात और बताऊं कि रोहिड़ा में बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। जब आप रोहिड़ा उगाते हैं तो उससे बहुत सारे औषधीय उसकी पत्तियों से, उसकी छाल से, उसकी चीजों से बहुत सारी औषधीय चीजें बनती हैं जिनसे भी आप एक अलग आमदनी पैदा कर सकते हैं। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अविनाश है जो कि जयपुर से हमारे साथ में है। नमस्कार अविनाश, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। जी अविनाश, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? ये अपने जो रोहिड़ा का जो वृक्ष होता है उसके बारे में मेरा सवाल था। जी पूछिए पूछिए। ये जो वृक्ष होता है इसको अपने को खेतों में क्यों लगाना चाहिए, क्यों लगाए किसान इसको, इस पेड़ को खेत में? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, रोहिड़ा ही क्यों लगाए? क्या लाभ है? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसको जो राजस्थान सरकार ने इसको राष्ट्रीय पुष्प घोषित करा हुआ है जी, उसका कारण क्या है? जी, राज्य पुष्प से क्यों घोषित किया गया है? अगर वो लगाएं तो क्यों लगाएं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राज्य पुष्प देने का दर्जा इसलिए दिया गया है कि अपने मरुस्थल में जहाँ चारों ओर फसल लेने के बाद खेत जो है खाली दिखाई देते हैं जी, और उस दौरान जो है जो रोहिड़ा का पौधा है उसमें फूल, उसमें फ्लोरिंग होती है जी, तो एक ध्यान आकृष्ट करता है हम सभी का जी, और इतना अच्छा लगता है उस मनोरम दृश्य जी। मैं सोचता हूँ कि राज्य सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ चारों ओर कहीं हरियाली नहीं और वहाँ फूल खिले दिखे जी, तो उस करामात को सलाम करने के लिए ही रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा दिया है। जी हाँ, और राज्य पुष्प इसलिए भी दिया गया है जिससे कि संरक्षित हो सके, जो खत्म हो रहा था, रोहिड़ा धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। ये बिल्कुल सही है सर। जी रागिनी जी, कुल कितने वृक्ष अब तक आप लगा चुकी हैं? लगभग 50,000। लगभग 50,000 वृक्ष आप लगा चुकी हैं? जी हाँ जी, वाकई में बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से आपके पास वापस आऊंगा। एक दर्शक दिनेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार दिनेश जी, लगता है संपर्क टूट गया, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल जे किसान में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही सुंदर पुष्प की बात हो रही है, आज पर्यावरण से संबंधित बात हो रही है। यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज इंडिया। बढ़िया प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सभी कंपनियों के नए ट्रैक्टरों के बारे में पूरी और सही जानकारी चाहिए, या फिर ट्रैक्टरों की आपस में तुलना करके उनमें से बेहतर चुनना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ट्रैक्टर जंक्शन का मोबाइल ऐप। मास्कियो गास्पार्डो का विराट रोटरी टिलर, उच्चतम गुणवत्ता वाले ब्रेक्स, अधिक शक्तिशाली गियर बॉक्स, बॉल बियरिंग्स, अधिकतम टिकाऊ दुस्तरीय संरक्षण स्किड, टिकाऊ साइड गियर ड्राइव, अधिक मजबूत 3 पॉइंट लिंकेज। मास्कियो गास्पार्डो, ग्रोइंग टुगेदर। कस्टमर केयर नंबर 8444848544। पार्टी कोई भी हो, बस झटपट बनाओ और स्वादिष्ट खाओ। एलिगेंट डिजाइन, वो भी सेफ्टी फीचर्स के साथ। शिखा प्रेशर कुकर। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस खूबसूरत से कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को बचाने की। एक बहुत ही जरूरी बात हम कर रहे हैं, जिस जगह पर हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, हम पेड़ों को काटने का ध्यान रखते हैं, पेड़ लगाने का ध्यान नहीं रखते। उसमें कुछ पर्यावरण योद्धा ऐसे भी हैं जो कि अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी सारी चीजों, चिंताओं को छोड़कर, सारी जिम्मेदारियों को पीछे रखकर वो सबसे पहले आपके पर्यावरण को सिर्फ इसलिए सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए पेड़ लगा रहे हैं जिससे आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके, इस वातावरण को एक अच्छे तरीके से जी सके। जी रागिनी जी, आपके पास वापस आऊंगा। रागिनी जी, आपने बताया कि आप अब तक 50,000 पेड़ लगा चुकी हैं। 50,000 पेड़ आप अकेले नहीं लगा सकती, 100 पेड़ से आपने शुरुआत की थी। कहां से टीम किस प्रकार से लोगों की मदद लेती हैं? जैसे ही मैंने 100 पेड़ लगाए तो मैंने किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी और मैं ये 2008 से कर रही हूँ जी। तो वो पानी पिलाना, उनकी संभाल करना, सारा वो काम करते थे। फिर दूसरे साल में फिर 2-3 साल तक वो व्यक्ति काम करते रहे।
वो आसपास में से लेबर ले आते थे और लेबर से काम करवाते थे जी। और मैं 1-2 घंटे 3 घंटे सुपरविजन कर लेती थी जी। 3-4 साल के बाद में सुरेश पटेल करके जो है उनको लिया गया और वो पढ़े लिखे थे, सारा फाइल वर्क भी वो सब कर सकते थे। फिर उन्होंने अपने साथ में 2-4 लोगों को और जोड़ा। जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे क्षेत्र का डिवीजन करते गए कि ये रोड है, ये गांव है, इस गांव का सारा देखभाल ये व्यक्ति करेगा, इस गांव की दिनेश जी करेंगे, इस गांव की अनिल जी करेंगे। इस तरह से हमने पूरी टीम तैयार करी। तो वो टीम काम तो जैसे रोज सुबह में या पहले दिन शाम को मैं सबसे बातचीत कर लेती हूँ कि आज कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, क्या एक्टिविटीज चलेंगी उनकी। जैसे इस साल हमने जो पेड़ लगाए जी, तो पहले से हमने प्लानिंग कर रखी थी, 6 महीने पहले से हमारा था कि इस साल हमको लगभग 10,000 पौधे लगाने हैं जी। और हमारी अपनी खुद की नर्सरी है जी। उस नर्सरी में हमने पहले से पौधे छांट रखे थे कि ये अपने पास है 8 से 10 फीट के पौधे हैं और इन्हीं पौधों को लगाना है जी। नर्सरी में लेबर होती है, लेबर से पहले से हम पौधे छटवा के रख लेते हैं। फिर 2-3 कुछ गाड़ियां हायर कर रखी होती है जी। तो गाड़ी आ जाएगी और पहले दिन जैसे हमारी जो काम करने की स्टाइल है, पौधे लगाने के बाद उसके चारों ओर ट्री गार्ड लगाते हैं, ट्री गार्ड के चारों ओर कांटे और कपड़ा बांधते हैं। चलिए रोकना चाहूंगा रागिनी जी, इस समय एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चोमू से भंवर लाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं, आप लोगों से जानना चाहते हैं कुछ। नमस्कार भंवर लाल जी। जी नमस्कार जी। जी जी मैं जानना चाहता हूँ जो रोहिड़ा का पेड़ है जिसकी फर्नीचर बनता है, मैं जानना चाहता हूँ क्या ये और भी किसी चीज के काम आता है ताकि किसानों में जागरूकता फैले, ये समझ में आए कि भाई ये पेड़ है, ये सिर्फ खूबसूरत फूल ही नहीं देता या अच्छा फर्नीचर नहीं देता, और भी कुछ इसका उपयोग हो सकता है। प्रेम सिंह जी, और क्या उपयोग हो सकता है इस रोहिड़ा का फर्नीचर के अलावा और खूबसूरती के अलावा? देखिए, रोहिड़े से आयुर्वेदिक बहुत सी औषधियां बनती है, इसमें मेडिसिनल यूज बहुत अच्छा है, बहुत सारे पेटेंट हो चुके हैं इसको लेकर। और एंटीबॉडी जो अभी कोरोना से संबंधित अपन बीमारी की देख रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि यदि कई रिसर्च और आगे बढ़ेगी तो इसका इलाज भी हमारे आसपास के परिवेश और जो पौधे हैं जी, इन्हीं पौधों में से मिलेगा जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पौधा है, एंटीबॉडी डेवलप करने में भी बहुत सक्षम है और यकृत, प्लीहा और रक्त संबंधित अन्य बीमारियों से इसको निदान दिलाने के लिए जो जरूरी चीजें जो रसायन है वो इसमें पाए जाते हैं। जी धर्मेंद्र भी हमारे साथ नागौर से जुड़े हुए हैं, इस समय बात करना चाहते हैं आपसे। जी नमस्कार धर्मेंद्र, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सिद्धू साहब। नमस्कार। तो बेटा मैं कह रहा हूँ मेरे खेत में मैंने 15-20 पौधे लगाए रोहिड़े के पिछले साल जी। तो बेटा मैंने उनमें पानी देता रहा लेकिन वो जल किस कारण से रहे, आधे से ज्यादा पौधे नष्ट हो गई। प्रेम सिंह जी, आपने बताया कि रोहिड़ा जो है बड़ी आसानी से लग जाता है, परंतु इनके खेत में इन्होंने पेड़ लगाए और वो जल रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, रोहिड़ा तो दोहरों में रेत में ही लगता है और जलने का कारण ये हो सकता है कि एक तो आपने बहुत दिनों बाद पानी डाला हो जी, थोड़ा बहुत पानी जब लगाया है अपने तो उस समय डालना जरूरी होता है ताकि जड़ पकड़ ले। यदि जड़ें मिट्टी में पकड़ नहीं की तो ये लगना मुश्किल होता है, अन्यथा जड़ यदि मिट्टी में लग गई है, कुछ आपने पानी प्रारंभ में दे दिया है तो पौधा मरेगा नहीं। ये आप ध्यान रखना कि ये पौधा यदि आपने इस बार लगाया है तो आने वाले बरसात ऋतु में ये पुनः आपका ज्यादा प्रफुल्लित होता हुआ दिखेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसमें। इसलिए आप निराश नहीं हो, ये पौधा लगा हुआ है, आप इसमें पानी डालते रहे। जी हाँ, बहुत ही हौसले वाला पौधा है ये, इस तरह की समस्याओं से घिरता नहीं है क्योंकि राजस्थान है और राजस्थान में वही हौसले वाले लोग ही रहते हैं, हौसले वाले पेड़ उगते हैं, हौसले वाली जड़ी बूटियां उगती हैं। दिनेश इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार दिनेश। नमस्कार जी। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं दिनेश जी? जी मैं पूछना चाहता हूँ सर, हमारे 2 रोहिड़े के पौधे लगे हैं, उनकी ग्रोथ है वो कम हो रही है। रोहिड़े के पौधे की ग्रोथ कम हो रही है प्रेम सिंह जी? हाँ, काली मिट्टी है थोड़ा सा। देखिए, रोहिड़े का जो पौधा है उसकी ग्रोथ यदि आप छाया वाले स्थान में लगाया तो इसकी नेचुरली कम होगी क्योंकि इसको ज्यादा डे टाइम चाहिए उसको जी। तो एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि आपने जो है उसको घने पौधों के बीच में लगा दिया हो जी। तीसरा मैं ये सोचता हूँ कि और कोई कारण नहीं है, अन्यथा हमने जहां भी पौधे लगाए हैं वहां वो
2 साल के अंदर जी जो है 8 फीट की लंबाई तक लंबे हो चुके हैं। जैसे हमारे सांगानेर में ओपन जेल है, वहाँ हमने लगाए। राजस्थान विश्वविद्यालय में हमारे प्राणी शास्त्र विभाग में वहाँ लगाए हमने पौधे, तो अच्छे वो वृद्धि कर रहे हैं। जी रागिनी जी, आपने बताया कि आपने गाड़ियां लगाई हुई है, अपनी टीम बनाई हुई है। मैं यही प्रश्न प्रेम सिंह जी से पूछूंगा, पहले आपके पास आता हूं। आप सब ये इतना काम कर रही हैं, 50,000 पेड़ आपने लगा दिया, इन सब के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, जो फंड की आवश्यकता होती है, जिसे फाइनेंशियल मैटर्स कहते हैं, वो सब आपके पास कहाँ से आता है, कैसे व्यवस्था करती है उनकी? नरेगा के अंतर्गत ये काम सरकार स्वीकार करती है। जी एनजीओ है जी, उस एनजीओ को नरेगा के अंतर्गत स्वीकृति मिलती है सरकार से। जी, तो आपको कब कब कैसे कैसे अनुमति मिली अब तक? जब मैं चिकित्सा अधिकारी थी उस समय चिकित्सा अधिकारी के नाम से स्वीकृति निकलती थी जी। फिर 3-4 साल काम करने के बाद में फिर मुझे लगा कि ये बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, तो किसी एनजीओ के माध्यम से फिर हम लोग ये काम कर रहे थे और एनजीओ को स्वीकृति मिलती थी सरकार से। जी, तो अभी आप अपनी पूरी टीम के साथ और नरेगा कर्मचारियों के साथ में आप इस कार्य को अंजाम दे रही हैं। प्रेम सिंह जी, आप कैसे करते हैं? देखिए, मैं एनसीसी अधिकारी हूं, मेरे साथ में 160 कैडेट एनी टाइम तैयार रहते हैं। जी, वो तो हो गए वो लोग जो कि ये काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। आपके पास आऊंगा, उससे पहले गजेंद्र हमारे साथ मुंडवा से जुड़े हुए। नमस्कार गजेंद्र, सुन पा रहे हैं गजेंद्र हमारी आवाज? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। नमस्ते जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं गजेंद्र जी? सर, मैं एक पूछ रहा था, इनकी जो योजनाओं में कि नरेगा के तहत या फिर दूसरे योजनाओं के तहत सड़क के किनारे, जैसे हम रोइडा का रोपण कर रहे हैं अभी जी, योजनाओं के तहत, विभिन्न योजनाओं के तहत, सर इसमें ये पर्टिकुलर ध्यान रखा गया है कि नहीं कि सड़क का यदि विस्तार भी हो तो उनका बचाव कैसे होगा? मान लेते हैं कि कोई भी पेड़ काटा जा सकता, मगर हम ये तो हमारा राज्य पेड़ है जी, पुष्प वाला पेड़ है जी, तो राज्य पुष्प वाले पेड़ को हम काट नहीं सकते जी, इतना आसान नहीं है जी। तो फिर क्या इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया जाएगा? जी, प्रेम सिंह जी पूछ रहे हैं कि अगर हम पेड़ सड़क के दोनों तरफ ये लगाते हैं और उसके बाद सड़क का विस्तार होता है तो उस दिन हम इसे काट नहीं पाएंगे, क्योंकि इसे राज्य पुष्प वाले पेड़ का दर्जा मिला हुआ है। देखिए, राज्य सरकार सक्षम है इस बारे में निर्णय लेने में, और वो किस तरीके से रोड को डेवलप करती है ये तो वो उस समय की दौरान की गतिविधि की बात है। तो हम कह सकते हैं कि हम अभी लगाने का काम करें, आगे देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्यावरण को बचाना है तो हमें पौधे तो लगाने हैं, और हटाने की बात आएगी तो उससे कई गुना ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश समय समय पर आते रहते हैं कि उससे कई गुना ज्यादा पौधे लगा के, और सरकार जो है ऐसा प्रयास करती है, तो ऐसी कोई समस्या कहीं नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आगे जाकर इसे काटना पड़ेगा ये सोचकर हम लगाएं नहीं, ये एक गलत बात है। हमें आज लगाना चाहिए, जब आगे होगा तब तक तो कम से कम पर्यावरण को वृक्ष मदद करेगा। एक और दर्शक इस समय हमारे साथ मोबाइल फोन पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार ओम प्रकाश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं ओम प्रकाश जी? हेलो जी ओम प्रकाश जी, क्या पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राम राम सर। राम राम सर, मैं वो पूछ रहा हूँ कि माणे बाड़मेर महीने रोइडा पेड़ बहुत ही ज्यादा है जी, और इन्हीं जो खाटरा जो पागा भी है बहुत ही अच्छा बने, तो इन महीने रोइडा में और भी कई गुण है बढ़िया। जी बिल्कुल, आप खुद मान रहे हैं कि इसके खाट के जो पाए होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा और इसमें क्या गुण है? प्रेम सिंह जी बताइए संक्षेप में, हालांकि बता चुके हैं, एक बार संक्षेप में चाहूंगा आप बता दें। देखिए, मेडिसिनल यूज इसका बहुत अच्छा है। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में इसके जो छाल है, इसके जो फ्लावर है, इसकी पत्तियां हैं, वो यूज होती है जी। तो हमें इसका इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग करते हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया है जी, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इसमें विभिन्न प्रकार के पेटेंट किए हुए हैं और ये मेडिसिनल दृष्टि से बहुत ही यूजफुल पौधा है जी। रागिनी जी, क्या आगे क्या प्लान है आपका? 50,000 पेड़ अभी तक आप लगा चुकी हैं, आगे आप क्या करना चाहती हैं? जिस तरह से मुझे सरकार से अभी तक मदद मिलती रही है जी, इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि सरकार मुझे मदद करती रहेगी, और यदि सरकार की इसी तरह से मदद मिलती रही तो प्रतिवर्ष 15,000 पौधे, कम से कम 15,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है।
15,000 पौधे। इसमें एक चीज मैं जो जानना चाहता हूं, अक्सर देखा जाता है कि वृक्षारोपण कई लोग करते हैं, असल में किसी फंक्शन में किसी नेताजी को बुलाते हैं तो वो भी वृक्षारोपण करके जाते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं मैंने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाए, परंतु उसके बाद उन वृक्षों का क्या होता है, उन पेड़ों का क्या होता है, इस ये हाल जानने कोई नहीं आता। परंतु आप क्योंकि 50,000 लगा चुकी हैं पेड़, कितने आपने पेड़ लगाए थे कि उसमें से 50,000 बचे हैं? 50,000 लगाए थे, जिसमें से लगभग 35-40,000 जीवित होंगे। 35 से 40,000 आपके पास बचे हैं। सर्वाइवल की समस्या फिर भी आती है क्योंकि लोग संभाल नहीं पाते। हाँ, हमारी तो जैसे टीम बनी हुई है जी, तो जैसे बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है जी। एक तो पेड़ जनरली लोग बहुत छोटा पौधा लाते हैं, 2 फीट 3 फीट का पौधा लगाते हैं, हम लोग 8 फीट का पौधा लेते हैं जी। उसके साथ में फिर 5-7 किलो खाद डालते हैं जी। खड्डा 3 फीट गहरा होता है जी। और फिर पेड़ लगाने के बाद में उसके चारों ओर कांटे लगा देते हैं कि कोई भी मवेशी उसको नुकसान नहीं कर सके जी। और कंटिन्यूसली हमारी लेबर 365 दिन चलती है जी, जो कि उनका ध्यान रखती है। हाँ, इसका ध्यान रखती है। लगभग हर 10वें दिन सर्दियों में और 7वें दिन गर्मियों में हम पानी पिलाते हैं, टैंकर लगातार चलता रहता है। जी, प्रेम सिंह जी, आप किस प्रकार से करते हैं? क्योंकि पेड़ लगाना बहुत आसान है, उसके बाद उसे संभालना, उसे बड़ा करना, उसे इस लायक करना कि वो लोगों को छाया दे सके। देखिए, विद्यार्थियों की जिम्मेदारी तो है ही है जी। और जहाँ हमने पौधे लगाए हैं वहाँ स्थानीय निवासियों, गांव के लोगों का और पंचायत सरपंच, उनको हम जिम्मेदारी देते हैं कि आप जो ये पौधे लगाए हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी है और आप हमेशा इनका ध्यान रखेंगे। और यही नहीं बल्कि आप नरेगा के माध्यम से इसमें योजनाएं बनाएं, उनको इंक्लूड करें, मास्टर रोल जारी करें और वहाँ जो है वो काम हो ताकि पानी पिलाने का और उनका संरक्षण किया जा सके। हर दृष्टिकोण से हम जो है उसका ध्यान रखने का पूरा प्रयास करते हैं। और वैसे भी इन पौधों को पानी की कम आवश्यकता होती है जी जी, इनको लाड की ज्यादा आवश्यकता होती है, प्रेम की ज्यादा आवश्यकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम सिंह जी, असल में प्रेम की बहुत आवश्यकता होती है। जब आपको पर्यावरण से प्रेम होता है तो आप पेड़ लगाते हैं, जब आपको इस दुनिया से प्यार होता है, भगवान की सृष्टि से प्यार होता है, तब आप पेड़ लगाते हैं। और जब पेड़ लगाते हैं और पेड़ से प्यार होता है तब ही आप प्रेम से के साथ ही चीजें बढ़ती जाती है। देवास से एक और दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, लगातार टीवी देख रहे हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर, ये हमारे गेहूं की फसल है ना जी, तो उसमें अंदर से कीड़ा निकल रहा है, कीड़ा अंदर से। क्या शुभ नाम है आपका? जी, दिनेश होड़ा। विनय जी, आज का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से वृक्षारोपण पर और रोहिड़ा पर आधारित है। आज के कार्यक्रम में हम आपको आपकी फसलों के कीट के बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे, आप अगली बार संपर्क कीजिएगा, अगली बार हो सकता है इससे संबंधित कोई दर्शक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें फोन करने का। जी हाँ, यही खूबसूरती है इस कार्यक्रम की, यही खूबसूरती हमारे इस प्रोग्राम की कि लोग अक्सर इसे देखते रहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से हमें शंका का समाधान मिल जाए। एक बार फिर से एक दिनेश जी हैं जो कि नागौर से हमारे साथ जुड़े हुए, काफी देर से हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं परंतु बार बार उनका संपर्क टूट जाता है। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार सर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं दिनेश जी? जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार ये रोहिड़ा का पौधा है, इसको हम औषधि के रूप में हम किस प्रकार काम में ले सकते हैं? जी, औषधि के रूप में किस प्रकार काम में ले सकते हैं प्रेम सिंह जी? देखिए, सीधा अपन औषधि के रूप में इसको काम में न ले, पहले इसके पृष्ठभूमि में पढ़ें, थोड़ा ज्ञान अर्जित करें। आयुर्वेद में इसका अच्छा उपयोग बताया गया है यकृत से संबंधित बीमारियों में और प्लिया और रक्त के शुद्धि से संबंधित रोगों के संबंध में। तो अपन को थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। बिल्कुल प्रेम सिंह जी, सही बात है। औषधीय गुणों के लिए तो वैसे भी सलाह दी जाती है कि कोई भी औषधीय चीज को आपको सीधे नहीं लेना चाहिए जब तक चिकित्सक की सलाह ना मिले। चलिए, आज आप लोगों से बात करने के लिए बहुत सारे दर्शकों के लगातार फोन आ रहे हैं, हम आप लोगों से बात कम कर पा रहे हैं परंतु हम चाहते हैं दर्शक आपसे ज्यादा पूछे। जोधपुर से वरुण इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार वरुण। नमस्ते सर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पर्यावरण के लिए तो सारे वृक्ष अनिवार्य हैं, तो रोहिड़ा ही क्यों चुना गया है इसके लिए? जी हाँ, एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है कि रोहिड़ा ही क्यों। बहुत ही संक्षेप में प्रेम सिंह जी आप इन्हें बताइए, उसके बाद फिर से चलते हैं रागिनी जी के पास। देखिए दिनेश जी, ये रोहिड़ा जो है ये इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग में आ रहा है। स्टेट फ्लोर भी है, राज्य सरकार भी इसको संरक्षित करने का प्रयास कर रही है और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में पर्यावरण बदलाव जो हो रहा है उसको रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा जी। तो हर दृष्टिकोण से ये उपयुक्त है। पानी की भी इसको कम आवश्यकता रहती है। जी जी हाँ,
रागिनी जी आपके पास आए उससे पहले एक बार फिर से जय जय किसान में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, फिर से आप लोगों से बात करेंगे, आप लोगों से जानकारियां लेंगे, हमारे दर्शकों से बात करेंगे। देखते रहिए जय जय किसान। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सभी कंपनियों के नए ट्रैक्टरों के बारे में पूरी और सही जानकारी चाहिए, या फिर ट्रैक्टरों की आपस में तुलना करके उनमें से बेहतर चुनना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ट्रैक्टर जंक्शन का मोबाइल ऐप। मास्कियो गास्पार्डो का विराट रोटरी टिलर, उच्चतम गुणवत्ता वाली ब्लेड्स, अधिक शक्तिशाली गियरबॉक्स, बॉल बियरिंग्स, अधिकतम टिकाऊ दुस्तरीय संरक्षण स्किड, टिकाऊ साइड गियर ड्राइव, अधिक मजबूत 3 पॉइंट लिंकेज। मास्कियो गास्पार्डो, ग्रोइंग टुगेदर। कस्टमर केयर नंबर 8444848544। इतनी जल्दी, इतनी सारी डिशेस। इतना शिखा प्रोडक्ट्स का कमाल है। ये केक भी। हाँ, पार्टी कोई भी हो, बस झटपट बनाओ और स्वादिष्ट खाओ। एलिगेंट डिजाइन, वो भी सेफ्टी फीचर्स के साथ। शिखा प्रेशर कुकर। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम जय जय किसान में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे पर्यावरण की, हमारी पृथ्वी की, हमारे वातावरण की, हमारे संसार की, हमारी सृष्टि की, जिसके अंदर इस समय पर पेड़ कटने से हाहाकार मचा हुआ है। तरह तरह की चीजें हो रही हैं, तरह तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं। जहां पर बरसात आनी चाहिए थी वहां बाढ़ आ रही है, जहां पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, किस मौसम में क्या हो रहा है, किस मौसम में क्या हो रहा है। और इन सब की कमी है सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड़ कम होते जाना। लेकिन इस प्रकार के दो व्यक्ति आज हमारे साथ में हैं जिन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा, पर्यावरण के योद्धा के रूप में निकलकर सामने आए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पेड़ लगा दिए। प्रेम सिंह जी, आपने वृक्ष लगाए, आप पिछले 2-3 साल से लगातार संघर्षरत हैं। आपको रोहिड़ा की पौध नहीं मिली तो उसके बाद आप जगह जगह रोहिड़ा की पौध ढूंढते रहे। सरकार के किसी मुलाजिम ने आपसे संपर्क किया, किसी संस्था ने आपसे संपर्क किया? जी देखिए, प्रारंभ में जहाँ नर्सरी में पौध की कम आवश्यकता थी, लेकिन बाद में जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पोस्टर का विमोचन किया ऑपरेशन रोहिड़ा के, तो उन्होंने इसमें बहुत खुशी जाहिर की और उन्होंने राजस्थान सरकार का अपना अभियान ऑपरेशन रोहिड़ा अभियान बताकर उत्साहित किया, हमें आशीर्वाद दिया। हम आभार प्रकट करते हैं इस बात के लिए उनका। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी रहे सुखराम जी बिश्नोई जी ने हमें हर दृष्टिकोण से सहायता देने का प्रयास किया और हमने जो भी उनको निवेदन किया तो उन्होंने अक्सर से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी जो राजकीय पौधशालाएं हैं तो वहां में रोहिड़े की नर्सरी जरूर लगवाइए, पौध जरूर लगवाइए और हर जगह हर जिले में और पौध उपलब्ध हो। उसके बाद यदि अपन जिला वन अधिकारी हमारे उस समय गुप्ता जी थे, अभी वो भरतपुर में है, उनका भी विशेष सहयोग रहा, हमारे एनसीसी कैडेट का, प्रशासन का। तो हर दृष्टिकोण से सहयोग धीरे धीरे मिलता गया तो हम आगे बढ़ते गए। रागिनी जी, आपके पास कोई किसी प्रकार की सरकारी सहायता है, किसी सरकारी लोगों ने आपको संपर्क किया आपके इस अच्छे कार्य के लिए? सरकारी लोगों में तो मुख्य रूप से जो गांव के लोग होते थे उनसे कुछ सपोर्ट मिल जाता था। वो लोग उनके घर के बाहर जो भी पौधे होते थे तो उनकी वो अच्छी देखरेख करते थे, पानी वानी भी बराबर पिलाते थे, कोई इनको तोड़ता था तो उससे तो रोकते थे। बाकी सरकारी अधिकारियों में देखें तो क्योंकि ये नरेगा के अंतर्गत काम स्वीकृत है तो सरकारी अधिकारियों की मदद के बिना तो काम कर ही नहीं सकते हैं। तो उन लोगों का सहयोग तो मिलता रहा है और उनकी मदद से ही यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। चलिए, रंजीत इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं आपसे। नमस्कार रंजीत। नमस्कार सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार रोहिड़ा को हम वर्षा ऋतु में ही लगा सकते हैं या कभी भी इसका रोपण कर सकते हैं हम? आपका ऑपरेशन रोहिड़ा सक्सेसफुल होता दिख रहा है प्रेम सिंह जी। हर व्यक्ति रोहिड़ा के बारे में पूछ रहा है। क्या केवल वर्षा ऋतु में ही लगा सकते हैं या कभी भी लगा दिया जाए इस वृक्ष को? कभी भी लगा सकते हैं। ये कोई ऋतु विशेष में लगने वाला पौधा नहीं है। इसकी लकड़ी के द्वारा भी, अब इसकी टहनी भी अपन जमीन में लगाए वर्षा ऋतु में तो वो भी लग जाएगी जी। इसके अलावा आप जब भी आप नर्सरी में पौध उपलब्ध हो और आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं और ये फलीभूत होगा। चलिए रागिनी जी, आपने तो कर दिखाया, आप तो लगातार कर रही हैं, पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो कि जिनकी लगातार जिम्मेदारी है, किस प्रकार से वो इस वृक्षारोपण के अभियान में जुड़े जिससे कि हमारी पृथ्वी दोबारा से हरी भरी हो सके? लोग प्रॉपर प्लानिंग के बिना काम होता है जी। जैसे आपको यदि जून जुलाई में पौधे लगाने हैं तो आपकी योजना दिसंबर जनवरी से बननी चाहिए जी। कहाँ से पौधे उपलब्ध होंगे, उनकी सुरक्षा का कैसे प्रबंधन होगा। लेकिन जनरली देखा जाता है कि जैसे ही बरसात होती है, बरसात के बाद में योजनाएं बनती है कि अब कहाँ पौधे लगाने हैं और उनकी योजना जब तक बन के आती है तब तक बरसात का मौसम चला जाता है जी। बिल्कुल सही बात है। एक तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। मुख्य सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जिस समय काम करना होता है उसके 6 महीने पहले हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए जी। एक आम आदमी कैसे जुड़ सकता है इस अभियान से? एक आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। एक आम आदमी अगर चाहे कि वो बहुत सारे वृक्षारोपण नहीं कर सकता परंतु कुछ तो कर सकता है, क्या करना चाहिए उसे? एक आम आदमी के सामने भी मैंने जैसे देखा कि उसके सामने समस्या है जी। वो नर्सरियों में जाएगा तो जनरली 1.5-2 फीट के पौधे मिलते हैं। अब वो 1.5 से 2 फीट के पौधे को 6-7 फीट का होने में 1 साल लग जाता है जी। के बजाय यदि हम उन लोगों को 8 फीट का पौधा उपलब्ध करवाएं जी तो वो 1 ही साल में पेड़ बन सकता है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसका सर्वाइवल भी तो आसान रहेगा। बिल्कुल 90% सर्वाइवल मिल जाता है यदि 8 फीट का पौधा लगाएंगे तो जी जी बिल्कुल। रोकना चाहूंगा एक बार, कालूराम जी जुड़े हुए हैं टॉक से हमारे साथ। नमस्कार कालूराम जी। नमस्कार साहब जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? साहब सरसों में अभी क्या हो रहा है कि पत्ते काट रहे हैं कीड़े जी। और 1 महीने की हो गई। कालूराम जी बिल्कुल सही बात है, परंतु क्षमा चाहूंगा, आज का जो कार्यक्रम है वो रोहिड़ा पर है, वृक्षारोपण पर है। आज हम आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने हमें फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अगले सप्ताह आप कोशिश कीजिएगा कि अगर इससे संबंधित कोई एक्सपर्ट हो तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं जी। प्रेम सिंह जी, आप किस प्रकार से लोगों को कहेंगे कि वो लोग वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण की तरफ आए? क्या एक आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए? देखिए, हर किसी को पर्यावरण में हम सब रहते हैं तो ये पर्यावरण। प्रेम सिंह जी, आपको जवाब बाद में चाहूंगा। PR शर्मा है जो कि मोहाली पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हमने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये प्रोग्राम आप इसको डेली किया करो, इससे बहुत लोगों को ज्ञान मिलता है। जी बिल्कुल, ये आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है कि आप इस कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं। प्रयास करेंगे कि हम आपकी इस जो आपने आदेश दिया है, निवेदन नहीं कहूंगा, रिक्वेस्ट नहीं कहूंगा, जो आपने आदेश दिया है उसे पूरा करने का प्रयास करें। रविंद्र शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रविंद्र जी। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर, आपका जो ये मैंने अब ये प्रोग्राम देखा, आपने एनसीसी कैडेट्स के जरिए जिस तरीके से जो मुहिम छेड़ी है, ये वास्तव में बहुत इंस्पायरिंग है सर। मैं भी अपने स्कूल टाइम में एनसीसी कैडेट रहा हुआ हूँ जी। तो मैं तो ये मेरी इस तरह की गुजारिश है, मेरी इच्छा है कि जितने भी देश भर में एनसीसी कैडेट्स हैं उनके तहत उनको डिग्री देने का ये कंपल्सन बनाया जाए कि आप इस तरीके से कम 7 या फिर 10 पौधे कम से कम लगाएंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो ये मुहिम को और अगले स्तर पर ले जाएगा। जी हाँ, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है प्रेम सिंह जी। ये बात मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ना स्कूली पाठ्यक्रम में, जैसे कि आपने एनसीसी में किया, या तो एनसीसी में इसे शामिल कर दिया जाए कि उन्हें जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो पेड़ कम से कम उनके एक निर्धारित मात्रा तय की जाए, या फिर कॉलेज की जो डिग्री है उसके साथ इसको प्रैक्टिकल एग्जाम के रूप में इसको रख दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता उससे कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे जो जिस चीज में हम पीछे हट रहे हैं पर्यावरण के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये अभी हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जरूरी भी रहेगा कि हर एक छात्र को एक जिम्मेदारी दी जाए कि
अमुक संख्या में इतने पौधे लगाना जरूरी है जी, और तभी जो है उसका मार्कशीट में भी वो शो होगा जी। ऐसा ही ये कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आनंदम नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें जो अच्छा काम करता है विद्यार्थी, तो उसके आधार पे उसका क्रेडिट पॉइंट दिए जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसी में यदि प्लांटेशन को जोड़ दिया जाए तो ये एक अच्छा विचार है, और जो संबंधित अधिकारी है मैं सोचता हूँ कि इस पे विचार जरूर करेंगे। जी रागिनी जी, एक चिकित्सक की नजर से वृक्ष लगाने कितने जरूरी हैं, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वृक्ष की उपयोगिता से तो सभी परिचित हैं जी, लेकिन अंदर से दोनों चीजें हैं। कुछ हमको सरकार की ओर से भी कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे जी। उसमें मुख्य है कि हमारे पास में अच्छी क्वालिटी के पौधे होने चाहिए जी। और जैसे सरकारी नर्सरी में मैं देखती हूँ तो बहुत बड़ा होता है कि वो 1 साल के पौधे, 2 साल, मतलब छोटे पौधे उपलब्ध होते हैं जी जी जी। और उसमें भी जो थैली की क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को थोड़ा सा यदि और अच्छा लिया जाए तो 2 साल तक थैली चल सके। तो इस तरह से सरकारी नर्सरियों में अच्छी क्वालिटी के यदि पौधे उपलब्ध करवाने का प्रयत्न किया जाए तो फिर वहां से जो भी विद्यालयों में और उधर जहां भी वृक्षारोपण होता है, तो यदि बड़ी हाइट के पौधे होंगे तो सर्वाइवल ऑटोमेटिकली आपका 50 डबल हो जाएगा। जी, मतलब कि सबसे पहला काम तो है कि नर्सरीज पे काम करना बहुत जरूरी है, जहां से कि पेड़ ले सके लोग, जहां की अच्छी क्वालिटी के पेड़ लगे। सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति 1 साल में ले जाकर एक पेड़ लगाता है, वो सर्वाइव करता है, अच्छा लगता है किसी को पेड़ बड़ा होना, उस पर फूल देखना, तो उसकी वो और मोटिवेट होता है और अगले साल फिर से जाता है, एक और पेड़ लगाता है। क्यों प्रेम सिंह जी? बिल्कुल सही बात है। तो हर कोई उत्साहित तो होगा ही होगा और पेड़ को बड़ा होते देख कर उसके मन में भी उसी तरीके से विचार प्रफुल्लित होंगे और वो खुशी महसूस करेगा। जी, हम जब हमारे महाविद्यालय में एक बात बताना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, कि जो हमारे एनसीसी कैडेट है उनमें हम देशभक्ति की भावना से संबंध में विचार प्रकट करते हैं, तो वो बड़े प्रफुल्लित होते हैं जी। और हम भी उनको अनुशासन के साथ देशभक्ति का जो जज्बा होता है उसको और ज्यादा बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो इसी तरीके से हमने जो ये कार्यक्रम ऑपरेशन रोहिड़ा लिया और उसके द्वारा जो हमने गार्डन विकसित किया, उसका नाम भी उसी के अनुरूप जांबाज रोहिड़ा उद्यान जी, और जो हमारा गोद लिए गांव छापड़ा में है उसको वीर रोहिड़ा उद्यान जी, और एक गांव है जो थलांजू जी, उसमें हमने जो उद्यान है उसका नाम रखा है शौर्य रोहिड़ा उद्यान जी। तो हमारे ये जो भाव है और ये परिवेश के साथ जुड़ जाएं तो ये चमत्कार ही कहलाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप कैप्टन हैं, कैप्टन के तरीके से ही अपनी टीम को, अपने सेनानियों को आपने इस काम में लगाया हुआ है। उसी प्रकार से आपने अपने पार्क का नाम रखा है, उसी प्रकार से आपके कैडेट आपके बात को मानते हैं, अनुशासन और एकता वाली थीम को लेकर आप आगे चल रहे हैं। चलिए रागिनी जी, आप एक चिकित्सक हैं, आपने एक अच्छा काम किया, आप एक अच्छी सर्विस में हैं। चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी वृक्षारोपण के बारे में? सभी लोगों के मन में एक भावना जागनी चाहिए कि स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है, बीमार पड़ के दवाई लेने के बजाय। तो जब तक हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जी। तो हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारा पोल्यूशन कम होगा जी। और पोल्यूशन कम करने के लिए वृक्षारोपण मुख्य सहयोगी है जी। मतलब आपका कहना यह है कि समय रहते हम लोगों को जाग जाना चाहिए, समय रहते हम लोगों को अब पेड़ लगाने शुरू कर देने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप लोग आगे आए, ठीक उसी प्रकार से आम आदमी को भी आगे आना चाहिए और कम से कम कुछ भी नहीं तो अपने अपने जीवन काल में एक पेड़ भी अगर वो लगाना शुरू करें तो हमारी चीजें आगे बढ़ सकती है। आप दोनों को न्यूज इंडिया का सलाम कि आप लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझा, आप लोगों ने मिलकर लगभग 80-90 हजार के करीब पेड़ लगा दिए और उसके बाद लोगों को आप जागृत कर रहे हैं लगातार पेड़ लगाने के लिए। आप लोगों को सलाम, आप लोगों को सैल्यूट। आप लोग ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, आप लोग जो दर्शक हमारे इस समय हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी से भी एक बार फिर से हमारी गुजारिश है कि अपने इस खूबसूरत से पर्यावरण को, हमारी इस खूबसूरत सी पृथ्वी को हमें फिर से सुंदर बनाना है, हमें फिर से वापस वही हमें दिन लेकर आने हैं जो दिन हमारे पुराने थे। तो आइए पेड़ लगाएं। और जी हाँ, एक बार आज इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन, आज ही के समय किसी नए सब्जेक्ट के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।